601 यूनिट 2 यूनिट 3 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओवरऑल ये इसका सिलेबस है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस क्या होता है? तो एन एसआरएस इज अ कंप्लीट कंसिस्टेंट एंड टेस्टेबल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर शुड रिक्वायरमेंट द कंस्टेंट इंटरफेस। क्या एक रिक्वायरमेंट है किसी सॉफ्टवेयर का, एक उसका पूरा कंप्लीट कंसिस्टेंट और डिस्क्रिप्शन होता है। नाउ वाई एसआरएस मैटर, ये क्यों मैटर करता है, इसके कुछ क्यों मैटर करता है? सो रिमूव एम्बिगिटी बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। ये एम्बिगिटी को रिमूव करता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में जो भी मिसकंसेप्शन है उसको दूर करता है। बेसिस ऑफ डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस एंड हेल्प एस्टिमेट कॉस्ट, टाइम, चेंज कंट्रोल। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एसआरएस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे करेक्ट हो गया, कंसिस्टेंट, ट्रेसेबल, अनएम्बिजियस, वेरीफिएबल, टेस्टेबल, रैंक्ड एंड कंप्लीट एंड मॉडिफिएबल। ये सब सारी एक कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड एसआरएस के। नाउ अब देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होती है, एक्चुअली ये क्या होता है। तो थिंक ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सबसे पहले इलाइसेट होता है, एनालाइज, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेशन या रिव्यू, मैनेज। हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके देखेंगे, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अप्रूवल कब मिलता है। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर अप्रूवल मिला तो ठीक है, वो बेसलाइन एसआरएस हो जाएगी। अप्रूवल नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? स्टेक होल्डर के पास। स्टेक होल्डर वो होता है जो सारी जानकारी लेता है, जैसे इंटरव्यू के थ्रू, बाकी के थ्रू जो एक सॉफ्टवेयर को चाहिए वो सारी जानकारी स्टेक होल्डर देता है। तो उससे क्या होगा? रिक्वायरमेंट इलिसिएशन होगा। क्या होगा? रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, जाकि सब सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल पाए। अब इससे क्या होगा? ये बिजनेस बेस, अब यहाँ पे क्या था? बेसलाइन। अगर हमें अप्रूवल मिलती है तब क्या होता है उसका? बेसलाइन। उसके बाद क्या होता है? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। उसके रिक्वायरमेंट को मैनेज किया जाता है और यहाँ से डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन लेके कहाँ आता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। और मैनेजमेंट के बाद फिर कहाँ आएगा? एनालिसिस पे। अब वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, क्या वो ठीक है, सारी तरीके से एनालाइज करेंगे। फिर क्या होगा? एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे, स्पेसिफिकेशन को। नाउ अब उसको लास्ट स्टेज रिव्यू करने के लिए भेज देंगे, रिव्यू या वैलिडेशन के लिए उसको भेज देंगे। अब यहाँ से क्या होगा? ये डायरेक्ट अब जाएगा फिर से यहाँ पे अप्रूव्ड होने के लिए, या तो अप्रूव्ड होगा या तो फिर से यही प्रोसेस दोहराएगा। सो ये एक पूरा प्रोसेस था। आप इसमें कुछ स्टेप कम भी कर सकते हैं। नाउ इसका जो मेन प्रोसेस है ये है एलिसिटेशन, एनालाइज करना, उसके बाद स्पेसिफाई या डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, रिव्यू और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट चेंजेस। सो अब एक एक पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे। तो एलिसिटेशन क्या होता है, इसका गोल क्या होता है? कलेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट को प्राप्त करना। किस टेक्निक से? जैसे इंटरव्यू के थ्रू हो गया, क्वेश्चनीज के थ्रू हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो गया, यूज केसेस एंड यूजर स्टोरीज से हो गया। ताकि ये कैसे एक स्टेक होल्डर से सारा इन्फॉर्मेशन लेता है, बेसिकली ये चीज़ डिनोट करता है। नाउ अब इस आउटपुट क्या देता है? तो इनिशियल रिक्वायरमेंट लिस्ट देता है, स्टेक होल्डर नीड कंस्ट्रेंट एक लिस्ट देता है कि एक्चुअली हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नाउ सेकेंड पार्ट आता है हमारा एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे होती है? तो एनालिसिस का गोल क्या है? रिफाइन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉडल रिक्वायरमेंट। मॉडल का रिक्वायरमेंट देखा जाएगा जो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। सॉरी, की एक्टिविटी क्या है इसकी? तो आइडेंटिफाई फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। रिमूव कॉन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेट्स, ये रिमूव करता है उसके कॉन्फ्लिक्ट और डुप्लीसिटी को रिमूव करेगा। प्रायोरिटाइज मॉस्को, मस्ट, शुड, कुड, वांट, इसको प्रायोरिटाइज करेगा कि कौन पहले कौन बाद में आना चाहिए। एंड फिजिबिलिटी चेक करेगा, मॉडलिंग देखेगा। तो ये सब सारे एनालिसिस में क्या क्या हम एनालाइज कर पाएंगे, ये सारे पार्ट थे।
नाउ अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि रिटन फॉर्म जैसे कन्वर्ट रिक्वायरमेंट इनटू स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें बनाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में दे देंगे। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन या स्पेसिफिकेशन। अब टिपिकल कंटेंट क्या होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, स्कोप हो गया, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हो गया, फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल, एक्सटेंशन, जो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं वो सारी चीज़ होंगे। अब रिव्यू वैलिडेशन देखो, अगर आप एक नए से पकड़ते हुए चलेंगे पूरे सिलेबस को, हम कोई भी सिलेबस का एक भी हिस्सा छोड़ने वाले नहीं हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से सब समझता हुआ चला जाएगा। अब जैसे क्या है रिव्यू वैलिडेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अब रिव्यू करेगा और वैलिडेट करेगा, तो गोल क्या है, चेक द क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट बिफोर डिजाइन। डिजाइन से पहले रिक्वायरमेंट को चेक करेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा कि क्या है, सही है। अब रिव्यू में क्या आएगा, इससे करेगा क्या, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंस, फिजिबल है कि नहीं, वेरीफिएबल है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें को देखेगा। अब वैलिडेशन में क्या देखेगा, रिव्यू इंस्पेक्शन, वॉल थ्रू, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट के डेरिवेशन, वही कुल मिला के रिव्यू करेगा। सो अब नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब बोलता है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है, इसका गोल क्या है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मतलब रिक्वायरमेंट को मैनेज करना, तो कंट्रोल चेंजेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी चेंजेस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, इसी का तभी तो नाम पड़ा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। अब इसके की पॉइंट क्या है, वर्जन कंट्रोल, SRS, चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस, इम्पैक्ट एनालिसिस एंड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, इन सबको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब आता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, तो इवोल्यूशन वेदर द प्रपोज सिस्टम इन ए वायबल वर्थ बिल्डिंग। फिजिबिलिटी क्या होता है कि जो हम बना रहे हैं क्या ये वर्थ इट है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा, हमारा सब चीज़ ऐसा तो नहीं है कि नुकसान में चला जाएगा। इसको चेक करते हैं क्या हम जहाँ पे अच्छी चीज़ें अपने पैसा लगा रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है। सबसे पहले क्या है, प्रपोज सिस्टम। उसके बाद देखेंगे क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, जैसे टेक हो गया, स्किल, टूल अवेलेबल हैं। नाउ पे अभी इकोनॉमिकल देखेंगे, क्या कॉस्ट बेनिफिट है, ROI। अब लीगल फिजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब ओवरऑल देखेंगे कि क्या वो फिजिबल है। लास्ट में देखेंगे क्या प्रोसीड आगे बढ़ाने लायक है या रिवाइज, इसको कुछ इसमें चेंजेस करने लायक है, अल्टरनेट सॉल्यूशन उसका कोई और है क्या। सो सिंपली अब नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब हम रिक्वायरमेंट को मैनेज कैसे करेंगे, तो कंट्रोल चेंजेस थ्रू आउट, की पॉइंट राइट, वर्जन कंट्रोल, चेंज रिक्वेस्ट, इम्पैक्ट, फिजिबिलिटी स्टडी एंड नेगोशिएशन। इसमें देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल ऐसा रास्ता, ठीक है। अब आते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, वहीं अभी जो हमने देखा, जो कि सभी के लिए इक्वल हो। अब डिफिनेशन क्या है, देख लेते हैं डिफिनेशन। द इवोल्यूशन ऑफ वेदर द प्रपोज सिस्टम इज वायबल और वर्थ इट बिल्डिंग। क्या वो वर्थ इट है जो हम बना रहे हैं। टाइप्स देखेंगे तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, अभी जो हमने देखा था जस्ट अपने फ्लो डायग्राम में, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक, लीगल, जितने भी टाइप के फिजिबल मतलब आप जितने भी बता सकते हैं क्या ऑपरेशनल है, टेक्निकल है, इकोनॉमिकल है, सारी चीज़ से वो है या नहीं फिजिबल। आउटपुट में क्या आएगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्लस रिकमेंडेशन, या तो फिजिबल होगा या तो कुछ चेंज करने लायक होगा तो उसमें रिकमेंडेशन आएगा कि आप ये चेंज कर दे तो हो सकता है अच्छा इसका अल्टरनेट सोल्यूशन मिल जाए। नो, अब आते हैं इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिलेबस का। तो क्या इसमें है, रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम यूजिंग मॉडल्स। हम रिप्रेजेंट करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू। सबसे कॉमन कुछ मॉडल होते हैं, जैसे ER मॉडल हो गया, DFD मॉडल हो गया और डेटा डिक्शनरी हो गया। इन सभी मॉडल के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होता है, तो क्लैरिटी मिलती है, रिड्यूस मिस्टेक होता है, इम्प्रूवमेंट और कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ DFD डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ डेटा मूव्स थ्रू अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर डेटा कैसे मूव करता है, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम DFD बोलते हैं। अब DFD के कुछ सिंबल होते हैं, क्या है, प्रोसेस, बबल राउंड, जिसका जो प्रोसेस होगा वो बबल राउंड रेक्टेंगल से हम दर्शाएंगे। अब डेटा का जो फ्लो होगा वो एरो से दिखाएंगे, डेटा जो स्टोर होगा ओपन रेक्टेंगल या पैरेलल लाइन से दिखाएंगे, और एक्सटर्नल एंटिटी जो होगी इसको स्क्वायर से दिखाएंगे। सो दिस इज द कॉमन चीज। एंड नाउ
अब लेवल ऑफ डीएफडी देखेंगे तो लेवल ऑफ डीएफडी में एक लेवल 0 होता है और एक लेवल 1 होता है। अब लेवल 2+ भी होते हैं अगर अपने हिसाब से, जैसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, होल सिस्टम एज वन प्रोसेस एक्सटर्नल इंटिटी। होल जो सिस्टम है एक प्रोसेस एक्सटर्नल इंटिटी के थ्रू होता है, उसे हम लेवल 0 बोलते हैं। अब लेवल 1 क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लेवल 0 इनटू मेजर सब प्रोसेस, उनको और ज़्यादा तोड़ के सब प्रोसेस में बांट देना, उसे हम लेवल 1 कहते हैं। अब लेवल 2 क्या है? फर्दर डिकम्पोजिशन करते जाएंगे, लेवल उसके बढ़ते जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा लेवल 0 है, इसमें एक ही मेन कमांड है, और ये हम लेवल 1 है, इसमें हम सब प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी 2.0 3.0 के थ्रू, ताकि इसमें हम सब पार्ट में चले जाएंगे ताकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए। अब आते हैं एंटिटी रिलेशनशिप ERD डायग्राम। क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? तो हम सभी जानते हैं, अब DBMS में पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर में, तो अभी पढ़े हैं थर्ड ईयर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर। तो डेटा मॉडल शोइंग एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, एक एंटिटी आती है, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप वगैरह को आता है। अब एंटिटी को हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, स्टूडेंट, कोर्स, एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी, रोल नंबर, रिलेशनशिप्स का एसोसिएटिव एनरोलमेंट नंबर, और की एट्रीब्यूट क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई एंटिटी। अब इसके कार्डिनलिटी क्या होता है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी, यही सब बातें इसे इजली कर लेंगे आप। अब नोट में क्या है, मैन्यू टू एन रिलेशनशिप आर टिपिकली रिजॉल्व यूजिंग एन एसोसिएटिव एंटिटी जंक्शन टेबल। मैनी टू मैनी या मैनी टू, आई थिंक ये मैनी टू मैनी रहेगा, एम है। सो नाउ आता है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। हम किसी भी चीज़ को टेबल के थ्रू समझेंगे। अ टेबुलर मेथड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल, कंडीशन एंड एक्शन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम टेबल के थ्रू करेंगे। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए हमारे कॉलेज का रूल है, एक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। यहाँ रूल क्या कंडीशन के हिसाब से हम चेक करेंगे। सेम कुछ भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, रिमूव एम्बिगिटी एंड हैंडल्स मैनी कॉम्बिनेशन क्लियरिटी एंड यूजफुल फॉर द केस जनरेशन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। स्ट्रक्चर क्या है, तो कंडीशन, सब्ट्रैक्शन, एक्शन, स्टब एंड कॉलम्स वगैरह। नाउ देखेंगे इसमें क्या है कि पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, जो हमारा ड्यू डेट था उसके बाद पेमेंट करने पर रूल नंबर 1 में नो, रूल नंबर 2 में यस, और रूल नंबर 3 में यस आता है। अब ये यस नो क्या है, तो फीस फाइन रूल है। अगर पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप करते हो तो फाइन लग सकती है या नहीं लग सकती है उसके बारे में। अगर डिले डे के 7 दिन से ज़्यादा है तो रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा, रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं होगा, रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। अगर एक्शन फाइन इक्वल टू 0 है, अगर एक्शन फाइन हम नहीं ले रहे हैं तो मतलब रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा, मतलब रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में फाइन सिस्टम है। अगर एक्शन फाइन हम 100 का दे रहे हैं कि हम 100 रुपये फाइन लेंगे, मतलब रूल नंबर 1 क्या में था, फाइन नहीं लेंगे तो इसका कोई यूज नहीं होगा। रूल नंबर 2 को यूज करेंगे कि 100 रुपये हम फाइन ले रहे हैं, और रूल नंबर 3 में मैक्सिमम फाइन है, सो अभी यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे। अब एक्शन फाइन 300 है जो मैक्सिमम है, तो इसका भी यूज नहीं करेंगे, इसका भी यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे थर्ड रूल का कि हम मैक्सिमम फाइन लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है, तो कॉमन IEEE 830 स्टाइल एसआरएस स्ट्रक्चर होता है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पर्पज इसको क्या है, डेफिनेशन, रेफरेंस है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन क्या है, तो प्रोडक्ट, पर्सपेक्टिव, यूजर, क्लासेस, एजप्शन, खासकर ये सब बस एक डॉक्यूमेंटेशन लिखने का तरीका। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन, कंस्ट्रेंट एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। अपेंडिक्स, इंडेक्स क्या होता है, तो IEEE स्टैंडर्ड एसआरएस। अब हमें क्या लिखना चाहिए, तो ये वी स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड ये है रूल, यही लिखना है। सो रिक्वायरमेंट शुड बी यूनिक, ID क्लियर, टेस्टेबल एंड जो भी हो यूनिकली हो, क्लियर हो। नाउ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SQA क्या होता है, तो प्लानेट एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी टू इंश्योर द प्रोसेस।
एक प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है जो इंश्योर करता है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट। क्या तुम उनसे हमें एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट मिलेगी। सो डिफरेंस क्या होता है QA और QC में, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड में। प्रोसेस ओरिएंटेड बताता है कि प्रिवेंट्स डिफेक्ट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड ये डिटेक्ट करता है टेक्सटिंग को। अब प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है, प्रिवेंट डिफेक्ट, जो डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है और ये डिटेक्ट करता है। सो QA प्रिवेंट करता है, QC डिटेक्ट करता है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है, तो वेरिफिकेशन क्या है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अधिकतर पूछा जाता है वेरिफिकेशन में, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड वैलिडेशन क्या बोलता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम सही तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड वैलिडेशन क्या बोलता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। टेस्टिंग द यूजर एक्सेप्टेंस, इस तरीके से है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में डिफरेंस। एग्जाम्पल, वेरिफिकेशन क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट रिव्यू, कोड रिव्यू, रिक्वायरमेंट का रिव्यू करेगा, कोड का रिव्यू करेगा। और वैलिडेशन क्या करता है, सिस्टम टेस्ट करता है कि क्या हम सही तरीके से बना रहे हैं। सो इसका एक ब्लॉक डायग्राम अगर लिख दे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इनफ है। सो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट से वेरिफिकेशन डिजाइन, वेरिफिकेशन डिजाइन रिव्यू करेगा, कोड वेरिफिकेशन एंड कोड रिव्यू एंड टेस्टिंग के बाद वैलिडेशन, सिस्टम वैलिडेट करेगा कि हाँ ये ठीक है। अब SQA प्लान क्या है, तो एक प्लानिंग है जो यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन हाउ क्वालिटी विल बी इंश्योर्ड इन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में क्या क्वालिटी इंश्योर होनी चाहिए, हाउ कैसे इंश्योर होगा वो बताता है। तो पर्पज है स्कोप, क्वालिटी गोल्स, स्टैंडर्ड, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिव्यू सिस्टम वगैरह वगैरह, यही सब है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। प्लान्स में वही जो प्लान्स देते हैं यार, टेस्टिंग स्ट्रेटजी, ओवरव्यू, कॉन्फ़िगरेशन, डिफेक्ट मैट्रिक्स, टूल स्ट्रेटजी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क्स, अब इसका फ्रेमवर्क्स क्या है, तो यू कैन राइट फ्रेमवर्क एज अ मॉडल स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट। एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट देते हैं। कॉमन पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डिफाइन प्रोसेस मैट्रिक्स, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एम फॉर द कंसिस्टेंट रिपीटेडली क्वालिटी। ऐसे ही ISO 900 मॉडल, ये सब स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क वगैरह है जो क्या बोलते हैं कि फैमिली ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS की आइडिया टू राइट। क्या लिखेंगे, तो फोकस ऑन द प्रोसेस स्टैंडर्डाइज, मतलब सब मिला जुला के ये सब जितने भी फ्रेमवर्क, जितने भी स्टैंडर्ड कुछ आए, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए है। स्टैंडर्डाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बेटर प्रोसेस कंट्रोल होता है, हायर कस्टमर कॉन्फिडेंस होता है और रिड्यूस वर्क होता है, रिवर्क। अब आता है सेम चीज़ वही है, कैपेबिलिटी टू मैच्योरिटी, मॉडल इवोल्यूशन, मैच्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। सीमम लेवल होता है, जैसे इनिशियल लेवल हो गया, जैसे एड हॉक, क्रिटिक, रिपीटेबल, डिफाइन स्टैंडर्ड एंड द मैनेज, यही सब कुछ प्रोसेस है, 5 प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग करके। सो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 होता है फिनिश। सो सिंपली हमने एक बार देख लिया, ये सब आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सब में एक ही चीज़ है कि एक डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करता है, ये फैमिली स्टैंडर्ड का काम है। सो हियर वी आर कंप्लीट इन द लेस टाइम। थैंक यू। नाउ अगर आप लोग को देखना हो तो मैं सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट का आप लोग को कुछ दिखा दूँ। कुछ रिवीजन करवा सकता हूँ। सो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिवीजन का एक 1 शॉट की नोट्स है। जैसे इसमें SRS क्या हुआ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो भी कुछ है, इसमें देखिए हमारे जो अभी हमने पढ़ा है, एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, मैनेजमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी एंड इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये सारे हमारे एक फेज होते हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के होते हैं।
इसमें हमने जो पढ़ा था लिस्टर में, क्या होता है कि स्टेक होल्डर से सारा चीज़ लेता है, इंफॉर्मेशन एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो कुछ भी था। एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में भी हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, एथिकल डिज़ाइन जो कि यूनिट 3 में था। नाउ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट मैट्रिक्स था। एसक्यूए भी हमने पढ़ा, एसक्यूए के बारे में पढ़ा, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में अंतर पढ़ा था। एसक्यूए प्लान हमने देखा था, डिफाइन मॉनिटरिंग इम्प्रूवमेंट करके। एंड देन अब देखिए क्लियर दिखेगा। अभी हमने देखा था एसक्यूए प्लान में क्या था, डिफाइन था, मॉनिटर था, इम्प्रूव था। क्वालिटी फ्रेमवर्क में देखा था कि ISO 900 था और SEI CMM था। अब ISO 900 में देखा था कि जो कि क्वालिटी को मैनेजमेंट कर रहा था, और CEI CM देख रहा था कि क्वालिटी मैच्योरिटी लेवल मैनेज कर रहा था। नाउ अब थर्ड यूनिट में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के कुछ मैट्रिक्स थे, जैसे कि हेल स्टेट था, फंक्शन पॉइंट था, साइक्लोमेट्रिक कंप्लीटिटी था और कंट्रोल फ्लो वगैरह था। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।